पहले नंबर का जो हमारा जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप का कितना विस्तार है वो हम पढ़ रहे हैं। वह जम्बू द्वीप 7 पर्वतों के कारण 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्रों में बढ़ जाता है, जिनके नाम भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत है। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, ऐसा भी कह सकते हैं, अथवा 526 सही 6/19 ऐसा भी कहने में आता है। ये भरत क्षेत्र के विस्तार के विषय में कहा गया है। फिर कल हमने इन सारी चर्चाओं के बाद ये जाना था कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 6 समयों के आधार पर वृद्धि और ह्रास होता है ना। भरतैरावत्योर वृद्धि ह्रासौ 60 सम्याभ्याम उत्सर पुण्य अवसर पणिभ्याम। भरतैरावत्यो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में 60 सम्याभ्याम 6 समयों के द्वारा वृद्धि ह्रासौ वृद्धि और ह्रास होता है, जिनके नाम उत्सर्पणी अवसर्पणिभ्याम, जिन्हें उत्सर्पणी और अवसर्पणी के नाम से जाना जाता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी में क्या डिफरेंस है कि जिस काल में आयु, बल, बुद्धि इनमें उत्तरोत्तर विकास होता जाता है, वह उत्सर्पणी कहलाता है। और जिनमें इन सब का उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है, घटता जब है ना, विकास माने बढ़ना, ह्रास माने घटना, उत्तरोत्तर जहाँ घटता जाता है वह अवसर्पिणी कहलाता है। अभी अवसर्पिणी का 5वां काल चल रहा है। फिर 21,000 वर्ष पूरे होने पर अवसर्पिणी का 6वां काल आएगा। फिर उत्सर्पणी का पहला आएगा, जो 6वें यहाँ से चलेंगे तो 6वां कहलाएगा। तो यहाँ से जो चीजें घट रही थी ना, तो यहाँ जो 5वें में था वो 6वें में घट जाएगा। वो जो 6वें में रहेगा वो उत्सर्पणी का पहला काल है ना। उत्सर्पणी का पहला काल है। तो 6वें काल में आयु, बल, शरीर की ऊंचाई जो यहाँ 6वें में थी वही की वही रहेगी। फिर जब वो वहां 5वां होगा, कहने माने कहने में अपन चलेंगे 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा है ना, और उत्सर्पणी का वो दूसरा कहलाएगा, है ना। तो यहाँ के 5वें में जैसा है वैसा वहां 5वें में हो जाएगा। फिर और जब चौथा आएगा तो और चीजें बढ़ती चली जाएंगी, तीसरा आएगा तो और बढ़ती चली जाएंगी, दूसरा आएगा तो और बढ़ती चली जाएंगी, पहला आएगा तो और वो उत्कृष्ट भोग भूमि आ जाएगी। पहले काल में उत्कृष्ट भोग भूमि होती है, दूसरे काल में मध्यम होती है, तीसरे काल में जघन्य होती है, चौथे काल से फिर कर्म भूमि आरंभ हो जाती है ना। चौथे काल से कर्म भूमि आरंभ हो जाती है। पंचम काल में अभी भी कर्म भूमि है, 6वें में कर्म भूमि है। वहां वहां जो चलेगा 6वां काल माने उत्सर्पणी का पहला, फिर 5वां उत्सर्पणी का दूसरा, उसमें भी कर्म भूमि रहेगी। चौथे काल में भी कर्म भूमि रहेगी। उस समय पर जीव अपने स्वरूप को पहचान कर मोक्ष मार्ग को अग्रसित मोक्ष मार्ग पर अग्रसित होते हुए कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। फिर जब तीसरा काल आएगा तो जघन्य मध्यम भूमि आएगी, फिर दूसरा आएगा तो मध्यम भोग भूमि आएगी, और पहला आएगा तो उत्कृष्ट भोग भूमि आएगी। ऐसा चेंज केवल जम्बू द्वीप के 2 क्षेत्रों में होता है। शशि जी, कौन कौन से 2 क्षेत्र? एक नीचे का भरत और एक ऊपर का ऐरावत। दक्षिण की तरफ का भरत और उत्तर की तरफ का ऐरावत, इन 2 क्षेत्रों में ही ऐसे परिवर्तन होते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्या होता है, कैसा होता है, ये आज हमें अगले सूत्र में पढ़ना है। अभी अपन आरंभ के 10 से 15 मिनट तक वो 28वां सूत्र पढ़ते हैं। फिर मैं 10-12 मिनट की एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको आप सब देखेंगे तो जम्बू द्वीप के विषय में जितनी चीजें अपन ने पढ़ी हैं वो चीजें सब आपके मस्तिष्क में एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी।
वीडियो पूरा होने के बाद फिर 10 मिनट बात करूंगा। अभी 10 मिनट बात कर रहा हूं, है ना। तो जम्बूद्वीप माने भारत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति होती है वो अपन जानेंगे, है ना। और फिर इसके बाद वीडियो जब आप देख लेंगे तो उसके बाद हम फिर से 10 मिनट बात करेंगे, जिसमें उस वीडियो में आपने क्या देखा, कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो वो आप अपना नोट कर लेना, और उस वीडियो के बाद फिर वो हमसे आप पूछना। अभी हम 28वां सूत्र शेयर करके आपसे बात करते हैं। भैया जी, हाँ बोलिए। आपने ये जो असर्पणी हाँ हाँ के बारे में जो बताया ना, हाँ हाँ वो जो अपन ये तीर्थंकरों वाला जो आता है विदेश, वो ही है ना? हाँ, तीर्थंकरों वाला नहीं मतलब ये जो चौथा हमारे काल, बच्चों चौथा को काल। पाठशाला में जो सिखाते हैं कि ये विदेश क्षेत्र में ये है, तो वही है ना? अभी जो अपन ने कल बात की थी ना, वो तो अपन ने भरत क्षेत्र की बात की थी, भरत क्षेत्र की बात की थी। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, अभी और अपन और भी प्रश्न होंगे तो आप लोग अपने सजो के रखना, फिर अपन बात करते हैं, दिमाग में रखना। देखिए अभी अपन ने 27वां सूत्र तो पूरा याद है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। क्या था 27वां सूत्र? भरत ऐरावतयो, अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि राशौ, वृद्धि और ह्रास होती है। 60 समयाभ्याम, 6 समयों के आधार पर। उत्सर्पण अवसर्पणिभ्याम, वो 6 समय कौन से हैं? उत्सर्पणी के भी 6 और अवसर्पणी के भी 6। इन 6 समयों के आधार पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्या होता है? वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पणी में सबका विकास होता है और अवसर्पणी में सबका ह्रास होता है। कितनी कितनी चीजें थी वो कल अपन लोगों ने विशेष उस स्लाइड से सब बातें जानी थी। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने जम्बू द्वीप के 6 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्रों की बात तो कर ली, है ना। अब बचे 4 क्षेत्र। कौन कौन से? भरत के बाद हेमवत, हेमवत के बाद हरि, हरि के बाद विदेह, हाँ रम्यक, हाँ, हरि के बाद विदेह, विदेह के बाद रम्यक, ठीक है। रम्यक के बाद हिरण्यवत। तो 4 हो गए। कौन कौन से? भरत के बाद हेमवत, हरि, विदेह और हिरण्यवत। ठीक है, हिरण्यवत। फिर ऊपर का ऐरावत तो हो ही गया। तो अब प्रश्न हमारे मन में क्या आएगा सीमा जी, कि आपने भरत और ऐरावत की व्यवस्था तो बता दी कि यहाँ पर तो समय का चेंज होता है, 6 समयों के आधार पर, यहाँ उत्सर्पणी अवसर्पणी के आधार पर चेंज होता है। और बाकी में क्या होता है? तो उसके लिए आचार्य देव ने हमको कहा 28वें सूत्र में, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः। बोलो प्रीति जी, बोलो। भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलो। ताभ्याम परास भूमयो वस्थितः। ताभ्याम अपरा, है ना। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः। ताभ्याम अपरा नहीं, भूमयो माँ पूरा वस्थितः। नहीं बोलना, माँ पूरा नहीं बोलना। ताभ्याम ताभ्याम अपरा, अपरा, अपर, ताभ्याम ताभ्याम अपरा। अपरा, फिर से बोलता हूँ, सुनो सुनो सुनो। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः। अभी मत बोलो मेरे बोलने के बाद। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः। दोनों चीजें नहीं चलेंगी, ताभ्याम भी बोलो और मपरा भी बोलो ना। ताभ्याम अपरो, नहीं, ताभ्या, 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 ताभ्याम अपरो, ताभ्याम अपरा भूमयो ताभ्या पर रुकना है। और भी रुको आएगा, रुको दो ताभ्याम बोली तो अपरा। 5 लेके आएगा। रुको रुको, सभी अरे लोग पहले बाकी सुनो, बाकी खाए, तेरे सुनो को बहुत ध्यान से तकलीफ सुनो। होता लाने में। ताभ्याम कितना 5 अपरा। रुपए का लाया है? नहीं तो क्यों लाता है, तेरे को मालूम, फिर अरे बासी बासी म्यूट, खाए। म्यूट करो भैया, किसकी आवाज आ रही है? घर गृहस्थी चल रही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब कल से मैं अपना यहाँ से मेरी आज्ञा पे यहाँ पर म्यूट हो पाएंगे। चलिए, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थितः, ताभ्याम अपरा। ताभ्या के बाद वो अपरा नहीं होगा, मपरा होगा। ताभ्याम भी बोलोगे और फिर मपरा बोलोगे तो भी नहीं चलेगा। ताभ्या मपरा भूमयो वस्थितः,
ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थितः। क्या अर्थ हुआ? ताभ्याम अपरा। अब आप लोग म्यूट हैं, मैं ही बोल रहा हूं, अपने मन में ही बोल लेना है ना। ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थितः। यहाँ इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ताभ्याम अपरा भूमयः अवस्थितः। ताभ्याम अपरा भूमयः अवस्थितः। ठीक है, अवस्थिता क्या मतलब हुआ? ताभ्याम, ताभ्याम माने उन दोनों के। ठीक है, उन दोनों के माने कौन से? भरत और ऐरावत। ताभ्याम अपरा, उन दोनों के अतिरिक्त, है ना, उन दोनों के अतिरिक्त माने चार के नाम लेते उससे अच्छा उन्होंने क्या कह दिया? ताभ्याम अपरा, उन दोनों के अतिरिक्त। उन दोनों के अतिरिक्त में वो चारों आ गए। कौन कौन से? हेमवत भी, हरि भी, विदेह भी और हिरण्यवत भी, चारों आ गए। ठीक है, ताभ्याम अपरा। ठीक है, ताभ्याम अपरा माने क्या हुआ? उन दोनों के अतिरिक्त भूमयः, वहां की जो भूमि है, अवस्थितः, अवस्थित है माने स्थिर है, जिनमें जैसी व्यवस्था है उनमें परमानेंट वैसी ही व्यवस्था रहती है, उसको कहते हैं अवस्थित। अवस्थित, नो चेंज, विदाउट चेंज, कोई चेंज नहीं होता, है ना, कोई चेंज नहीं होता, वो कहलाता है अवस्थित। अवस्थित क्लियर हुआ? माने भरत और ऐरावत में 6 समयों के आधार पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी से जो परिवर्तन होते थे, चेंजेज होते थे, वो चेंजेज हेमवत, हरि, विदेह और यहाँ पर रम्यक आदि क्षेत्रों में वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, वो चेंज उनमें नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां सब अवस्थित है। जहां जघन्य मध्यम पे भोग भूमि है वहां जघन्य भोग भूमि रहेगी, है ना। जहां मध्यम भोग भूमि है वहां मध्यम भोग भूमि रहेगी। और विदेह क्षेत्र का वो जो देवकुरु और उत्तर कुरु का पार्ट था, है ना, देवकुरु और उत्तर कुरु का जो पार्ट था, वहां उत्तम भोग भूमि है तो वहां उत्तम भोग भूमि रहेगी। उन 32 नगरियों में जहां कर्म भूमि है ना, वहां कर्म भूमि ही रहेगी, कोई चेंज नहीं। इसलिए सूत्र में क्या कहा? ताभ्याम अपरा, ताभ्याम अपरा कैसा है? उसके अलावा जो अन्य 4 क्षेत्र बचे हैं उन 4 क्षेत्रों में कैसी स्थिति? अवस्थितः, स्थित है, कोई चेंज वहां पर नहीं है। मुन्नी जी समझ में आ गया क्या मतलब हुआ इसका? भरत और 27वें सूत्र में कहा था ना, भरत और ऐरावत में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के आधार पर उनमें चेंजिंग आती है ना। सुखमा 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 है, फिर इसके बाद सुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, ये जो काल का विभाजन होता है ना, ऐसा काल का कोई विभाजन अन्य किसी क्षेत्र में नहीं है। अन्य क्षेत्रों की तो जैसी व्यवस्था बताई गई थी कि यहाँ पर जघन्य भोग भूमि है, यहाँ उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि है, यहाँ और फिर ऊपर वाले 2 क्षेत्रों में जघन्य और उत्कृष्ट है। तो ऐसा जो है ना। ये किसी का प्रश्न है, नेहा जी ने प्रश्न किया 5, क्या प्रश्न है फिर से देखता हूं। 5 क्षेत्र हैं ना भरत और ऐरावत के। हाँ 7 क्षेत्र हो गए थे ना, 6 पर्वत 6 हैं, क्षेत्र 7 हैं। तो भरत और ऐरावत की व्यवस्था, मैं 4 बोल रहा हूं 2-3 बार से बाई मिस्टेक, वो 5 है ना, बाई मिस्टेक 4 बोलने में आ गया। वो 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत, है ना, ये 5 क्षेत्र हैं। तो इन पांचों के 5 क्षेत्रों में एक जैसी स्थिति, नो चेंज, ये इस सूत्र का अर्थ है। अर्थ क्लियर हुआ क्या रमेश जी भाई साहब?
ताभ्याम माने उन दोनों के, अपरा उन दोनों के अतिरिक्त, अपर अपर माने अपर का मतलब क्या, उनको छोड़कर दूसरे, वो पांचों, उनको उनको अपर का मत देखो, अपर में अगर वो नाम लेते तो उन्हें क्या कहना पड़ता, हेमवत, हरि, विदेह, हिरण्यवत, ये सब नाम लेना पड़ते ना, तो इतने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, अपर। इन दोनों को छोड़कर अन्य सब में कैसा है, अवस्थिता, अवस्थिता स्थित है, नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज वहां पर नहीं होता। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब उसके डिटेल में क्या क्या है उस पर अपन चलते हैं। देखिए कहां कहां कौन सा काल वर्तन करता है। देवकुरु उत्तर कुरु याद है कि नहीं याद है निर्मला जी? देवकुरु उत्तर कुरु कहां था? विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में जो बीचों बीच वो सुमेरु पर्वत देखा था अपन ने, सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ वो अर्धचंद्राकार के रूप में है ना, वो ऊपर की तरफ था उत्तर कुरु, नीचे की तरफ था देवकुरु, है ना, उत्तर कुरु देवकुरु। तो वो विदेह क्षेत्र में जो दो पार्ट थे, देवकुरु और उत्तर कुरु, वहां पहले काल का तुल्य, जैसे भरत क्षेत्र के पहले काल में भोग भूमि रहती है ना, उसके तुल्य लिखा ना, पहले काल तुल्य, माने भरत और ऐरावत के पहले काल के समान उस जगह पर देवकुरु और उत्तर कुरु में उत्तम भोग भूमि ही रहती है। हाँ जी या नहीं जी? थोड़ा सा चेहरे प्रसन्न बनाओ तब मैं आगे बढ़ूं। आ रहा है समझ में? हाँ, अगला अगला फिर क्या कहते हैं, हरिवर्ष, नीचे से हरि और ऊपर से रम्यक, हरिवर्ष और रम्यक वर्ष क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में दूसरा काल जैसा। कहां के दूसरे काल जैसा? भरत और ऐरावत के दूसरे काल जैसा। भरत और ऐरावत में दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि होती है ना, और यहां परमानेंट, ठीक है, हरि क्षेत्र में और रम्यक क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में परमानेंट मध्यम भोग भूमि होती है, कोई चेंज नहीं, है ना। क्लियर हो रही बात? बढ़ू आगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, हेमवत हैरण्यवत क्षेत्रों में, हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्रों में तीसरा काल, जैसे भरत और ऐरावत के तीसरे काल में क्या होता है, भरत और ऐरावत के तीसरे काल में क्या होता है, तीसरे काल में जगन्य भोग भूमि होती है, तो हेमवत और हैरण्यवत में परमानेंट हमेशा क्या होगा, जगन्य भोग भूमि रहेगी, अर्थात भरत और ऐरावत के तीसरे काल जैसी व्यवस्था वहां हमेशा रहेगी। ठीक है। फिर आता है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र का एक पार्ट अपन ने पहले देख लिया, कौन सा, देवकुरु और उत्तर कुरु वाला। अब वो जहां वो 32 नगरियां थी उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। देवकुरु का वो पार्ट जहां वो 32 नगरियां हैं, जहां पर तीर्थंकर होते हैं, है ना, वर्तमान में वहां पर 4 तीर्थंकर विराजमान है। तो वहां की बात क्या कह रहे हैं, चौथे काल की आदि, जैसा भरत और ऐरावत के चौथे काल के आरंभ में माहौल होता है, चौथे काल का मध्य और चौथे काल का अंत है ना, चौथे काल के आरंभ में अलग होगा, मध्य में घटेगा, अंत तक और घटेगा, है ना। जैसे आदिनाथ की काया थी 500 धनुष की, महावीर तक आते आते 7 हाथ की बची, है ना। तो चौथे काल के आरंभ में जो व्यवस्था होती है, कहां पर, भरत और ऐरावत, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर हो किससे तुलना कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा ना, तीसरे काल की तुल्य, किसके तीसरे काल की तुल्य, किसके चौथे काल के तुल्य, कि भरत और ऐरावत के चौथे काल के आरंभ में जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था विदेह क्षेत्र में परमानेंट चलती है। ठीक है, वो व्यवस्था विदेह क्षेत्र में परमानेंट चलती है। क्लियर हुआ यहां तक का विषय? अगले स्टेप में क्या कहते हैं, कुभोग भूमि अंतर द्वीपज। कुभोग भूमि, अब अपन ने जाना था कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप होते हैं, असंख्यात समुद्र होते हैं, उनमें से अपन ने 2.5 द्वीप की बात तो की, है ना, अपन ने समुद्र की बात नहीं की। तो वो जो समुद्र है ना,
उन समुद्रों में कुभोग भूमियां होती हैं। अगर हम किसी कुपात्र को दान देते हैं तो कुपात्र के दान के परिणाम स्वरूप हमको कुभोग भूमियों का बंध होता है ना। क्या होता है कुभोग भूमि में? वहां भी तीसरे काल के जैसी व्यवस्था होती है। कुभोग भूमि में कैसी? तीसरे काल की जैसी व्यवस्था होती है। कैसा कुभोग भूमि में कैसा रूप रंग आकार होता है वो एक स्वतंत्र विषय है, उसकी अपन कभी और बात करेंगे, है ना। आगे देखिए, मानुषोत्तर पर्वत के स्वयं प्रभ, पर्वत के लिखा हुआ है, यहां पर्वत के नहीं होना चाहिए, मानुषोत्तर पर्वत से स्वयं प्रभ पर्वत तक असंख्यात द्वीप समुद्रों में तीसरे काल तुल्य व्यवस्था होती है। मानुषोत्तर पर्वत कहां पर पड़ा हुआ है? पुष्करवर द्वीप में। तीसरे नंबर का जो पुष्करवर द्वीप है, उस पुष्करवर द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है, जिससे आधा भाग मानुषोत्तर के इस तरफ आ गया और आधा भाग मानुषोत्तर के उस तरफ आ गया। तो ये कह रहे हैं मानुषोत्तर पर्वत से, मानुषोत्तर पर्वत कहां पर है? मानुषोत्तर पर्वत तो है पुष्करवर द्वीप पर, और ये जो स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है ना, स्वयंप्रभ नाम का पर्वत, वो जो अंतिम द्वीप समुद्र थे, मैंने उस दिन आप लोगों को याद होगा क्या बताया था, मैंने उस दिन आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो असंख्यात द्वीप समुद्र है ना मध्य लोक के, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से आरंभ के 8 द्वीप समुद्रों के नाम शास्त्रों में आए हैं और अंत के 8 द्वीप समुद्रों के नाम आए हैं, है ना। तो आरंभ के 2.5 द्वीप के तो अपन रोज रोज नाम जान ही रहे हैं, और अंत के द्वीप समुद्र में अंतिम द्वीप समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, उसी नाम का, क्योंकि 2.5 अभी जो दूसरे द्वीप और समुद्र के बाद में उसी नाम का द्वीप होता है और उसी नाम का समुद्र होता है ना। उसी नाम का द्वीप होता है, माया जी समझ में आ गया? उसी नाम का द्वीप होता है और उसी नाम का समुद्र होता है। वंदना जी, अंतिम द्वीप समुद्र कौन सा? स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। अभी अपन ने जो पॉइंट पढ़ा था उस पॉइंट में आया था मानुषोत्तर पर्वत से और स्वयं प्रभ पर्वत तक, है ना। मानुषोत्तर पर्वत से स्वयं प्रभ पर्वत तक, अनामिका जी याद है? तो मानुषोत्तर पर्वत कहां पर पड़ा? मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है पुष्करवर द्वीप में, और ये स्वयं प्रभ पर्वत कहां है? कि वहां स्वयंभू रमण द्वीप में, है ना। तो यहां से लेके वहां तक, यहां से लेकर वहां तक जो व्यवस्था है वो कौन से काल जैसी है? वो तीसरे काल जैसी व्यवस्था है, ठीक है। वो तीसरे काल जैसी व्यवस्था है, क्योंकि अपन लोगों को अपने क्षेत्र के अलावा भी कई बार दूसरे क्षेत्रों की चिंता रहती है ना, तो दूसरे क्षेत्रों की चिंता आप करो उससे पहले यहां उन्होंने बता दिया मानुषोत्तर पर्वत से स्वयं प्रभ पर्वत तक जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तीसरे काल तुल्य माने तीसरे काल के समान, तीसरे काल के समान माने जघन्य भोग भूमि, ठीक है। पहले काल में उत्तम भोग भूमि, निर्मला जी का उपयोग नहीं लग रहा आज मैं देख रहा हूं, इधर उधर कोई घर में कोई काम चल रहा है। क्या कह रहा था मैं, जम्बू कहां से पहुंच गया था, बात कहां की चल रही थी? उत्तम भोग भूमि, पहले काल में उत्तम भोग भूमि, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि और तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि जो होती है, कहां पर? भरत और ऐरावत में ऐसी जघन्य भोग भूमि की स्थिति कहां रहती है? मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयं प्रभ पर्वत तक, ठीक है। अब अंतिम पॉइंट में क्या कह रहे हैं? अंत आधा स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र और 4 कोने, अंत का जो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र और उसके चारों कोने जो वहां हैं, उन पर किसकी व्यवस्था है? उन पर किसकी व्यवस्था है? पंचम काल तुल्य। जैसे भरत ऐरावत में पंचम काल की व्यवस्था होती है, ऐसी पंचम काल के समान उसके
स्वयंभू रमण के चारों कोनों में, और आधा स्वयंभू रमण द्वीप कौन से पर्वत के बाद? स्वयंप्रभ पर्वत के बाद। स्वयंप्रभ पर्वत पड़ा तो उस तरफ का जो स्वयंभू रमण द्वीप बचा और स्वयंभू रमण समुद्र बचा। तो उस आधे स्वयंभू रमण द्वीप में, पूरे स्वयंभू रमण तालाब उसमें समुद्र में, और उसके कॉर्नर्स में, जो कॉर्नर्स है उन सब में, कॉर्नर्स माने वो जो उनकी बाउंड्री ना, जगती वाली जो बाउंड्री थी, उन सब में क्या पंचम काल के तुल्य व्यवस्था है। ये उन्होंने अन्य क्षेत्रों के बारे में अपन को बताया। आगे कहां कहां कौन सा काल वर्तन करता है गतियों के आधार पर। अभी क्षेत्रों की बताई थी, अब गतियों की बताते हैं कि देवगति में पहले काल तुल्य। देवगति की व्यवस्था कैसी है? जैसी पहले काल में भरत ऐरावत में व्यवस्था होती है, भोग भूमि समान, भोग भूमि नहीं होती, भोग भूमि जैसी पूरी व्यवस्था वहां कर रहती है। नरक गति में कैसी स्थिति है? छठे काल तुल्य। जैसे छठे काल में यहाँ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, ऐसा करना वैसा करना, ये सब में ही सारा समय व्यतीत होगा। ऐसे ही नरक गति में भी भरत ऐरावत में छठे काल में जैसी दुर्दशा होती है, वहां का माहौल वैसा ही है। भरत ऐरावत क्षेत्र के 5 मलेच्छ खंड और विद्याधर श्रेणियां। विद्याधर श्रेणियां कहां पर थी? विजयार्थ पर्वत पर, याद है कि नहीं? भरत क्षेत्र में वो जो विजयार्थ पर्वत था, उस विजयार्थ पर्वत पर विद्याधरों के भवन थे। विद्याधरों के भवन थे ना। तो बता रहे हैं भरत ऐरावत क्षेत्र के 5 मलेच्छ खंड कैसे हुए थे? विजयार्थ पर्वत पड़ा था, फिर वो गंगा सिंधु नदी निकली थी, नदी निकलने से उसके 6 पार्ट हो गए थे। तो 5 पार्ट मलेच्छ खंड कहलाते हैं, 1 पार्ट आर्यखंड कहलाता है। तो यहाँ बता रहे हैं भरत और ऐरावत के 5 मलेच्छ खंडों में, और विजयार्थ पर्वत की जो श्रेणियां हैं, है ना, विद्याधरों की जो श्रेणियां हैं, विद्याधरों के भवन जो हैं, उनमें चौथे काल से आदि लगाकर उसी तक हानि वृद्धि, चौथे काल से आदि लगाकर उसी तक, है ना, हानि और वृद्धि का कार्य वहां चलता रहता है। आगे अब ये आ गया 29वां सूत्र, इस पे अपन करेंगे कल बात। अभी तक का विषय मैं ये मानता हूं कि आप लोगों के ख्याल में आया होगा। और अब वो जो वीडियो है वो हमारे नियम जी शेयर कर रहे हैं, आप सब उसको देखें और उसमें से पॉइंट जो आपको नोट करने हैं वो पॉइंट आप लोग नोट करें। फिर बाद में जो आपको उसमें से पूछना होगा वो आप पूछिए। लगभग 11 या 12 मिनट का जम्बू द्वीप का पूरा चित्र आपकी आंखों के सामने चलेगा। मुझे नहीं आ रही, मैं निकालूं उसको? नहीं आ रही। इसमें कहाँ आ रही है? नहीं आ रही। फोन में आ रही है आवाज, तब से उसमें आवाज आ रही है। स्टॉप करो फिर। मम्मा करे जो है। रुक जाओ, हम कर तो रहे। है किरण जी, आवाज आ रही है क्या? आपकी आ रही है, लेजर में नहीं आ रही। वीडियो की आ रही थी क्या? एकदम थोड़ी सी आ रही थी, एकदम हल्की सी। 1 मिनट, हाँ फिर से करो बेटा। इसमें से कुछ बढ़ता है क्या वीडियो? आप देखना। अब आ रही है? नहीं, सिर्फ आपकी आ रही भैया जी। बढ़ाओ बेटा आवाज। हाँ हाँ हाँ, शुरू हुई है। पर्वत के दक्षिण दिशा से हाँ क्रमशः भारत आ रही है पर स्लो है। हाँ आ रही है। विदेह
रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों के बीच बीच में कुल 6 पर्वत हैं। आ रही है अग्नि आवाज? यथा भरत और हेमवत के बीच में हिमवान पर्वत है। हेमवत और हरि के बीच में महाहिमवान हरि इसको लगा दिया उसमें। और विदेह के बीच में निषद, विदेह और रम्यक के बीच में नील, रम्यक और हिरण्यवत के बीच में रुक्मी, हिरण्यवत और ऐरावत के बीच में शिखरिन पर्वत है। इन पर्वतों का व्यास और चौड़ाई दीवाल सदृश है। अर्थात नीचे से ऊपर तक समान ही है। पर्वतों को कुलाचल भी कहते हैं। नियम स्टॉप करना बेटा, एक मिनट। हाँ, ये पर्वतों को कुलाचल भी कहते हैं ना। पर्वतों का एक नाम कुलाचल है। और जो पहले नंबर का अपना पर्वत है जिसका नाम था क्या, हेमवत, स्वर्ण के कलर का था ना, सोने के कलर का, इसलिए ये सोने के कलर का पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुलाचलों के दोनों पार्श्व भाग मणिमय हैं और समुद्रों को स्पर्श करने वाले हैं। ये अपन ने पढ़ा था ना, पार्श्वे मणि पूर्वे, है ना, पर इनके पृष्ठ भाग में मणि जड़ी हुई हैं। तो ये जो इस तरफ का पृष्ठ भाग है, इधर और उधर दोनों तरफ, है ना, लवण समुद्र के पूरब की तरफ और लवण समुद्र के पश्चिम की तरफ, दोनों तरफ ये मणियां जड़ी हुई हैं। देखो ये दिख रही ना मणियां, ये मणियां जड़ी हुई हैं, है ना। ऊपरी मूले च, वहां आया था ना, ऊपरी मूले च तुल्य, उसमें ऊपरी माने ऊपर, मूल में सब जगह तुल्य विस्तार भी आया था। और साथ में एक शब्द क्या आया था, मणि विचित्रा, है ना, पृष्ठ भाग में उसके विचित्र प्रकार की मणियां जड़ी हुई हैं। हिमवान पर्वत का वर्ण स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 100 योजन है। अब ऊंचाई याद आई आप लोगों को? ऊंचाई कैसे देखना है? ऊंचाई इस तरीके से देखना है ना, 100 योजन की ऊंचाई है। महाहिमवान का वर्ण चांदी सदृश और ऊंचाई 200 योजन है।
निषद पर्वत का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 400 योजन है। नील पर्वत का वर्ण वैडूर्य अर्थात मयूरकंठ सदृश नीला है। इसकी ऊंचाई 400 योजन है। रुक्मी पर्वत का वर्ण चांदी सदृश और ऊंचाई 200 योजन है। इसी प्रकार शिखरिन पर्वत का वर्ण स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 100 योजन है। ये चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि ये ऐसे में दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि जम्बू द्वीप जो है वो इस तरीके से ही तो है जमीन पर, है ना, इसलिए पर्वत इस श्रृंखला में दिख रहे हैं। ऐसे में तो अपन ने देखे थे, है ना, क्योंकि चित्र में तो ऐसे ही दिखाए जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट वो कैसे हैं? एग्जैक्ट तो ऐसे बढ़ते हुए है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके, इसलिए वो जमीन के दृश्य के हिसाब से दिखा रहे हैं। ये गजदंत आए थे बीच में, है ना, गजदंत 4। हिमवान पर्वत पर पद्म नामक सरोवर है। ये महाहिमवान पर महापद्म, निषद पर तिगिंच। ये जो बीचों बीच दिख रहे हैं ना, ये है सरोवर। ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, ये सरोवर है। ये बीचों बीच जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सरोवर है। क्लियर हो रही ना बात? ये तो पूरा पर्वत है ना, ये पूरा पर्वत है। इस पर्वत के बीचों बीच ये सरोवर है, यहाँ ये सरोवर है। क्लियर हो रहा है सबको? क्या सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? नील पर केसरी, रुक्मी पर महापुंडरीक तथा शिखरिन पर पुंडरीक नाम के सरोवर है। सरोवर को द्रह भी कहते हैं। इन सभी द्रहों की लंबाई अपने पर्वत की ऊंचाई से 10 गुना है और चौड़ाई अपने पर्वत की ऊंचाई से 5 गुना है। तथा सभी सरोवरों की गहराई अपने पर्वत की ऊंचाई के 10वें भाग प्रमाण है। ये अपन लोगों ने दूसरे तरीके से जाना था, है ना। अपन ने कैसे जाना था कि 10 योजन की गहराई है और इन्होंने उसकी ऊंचाई के आधार पर, है ना, उस तरीके से उसको, लैंग्वेज बस चेंज हुई है, विषय वही का वही है ना। अपन ने जिस तरीके से बात की थी, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी गहराई,
तो उन्होंने लंबाई का, चौड़ाई का, इनका पार्ट करके इसको बता दिया। अभी अपन बात करेंगे, है ना। एक बार फिर से देख लें आप। यथा हिमवान पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है, अतः उस पर स्थित पद्म सरोवर की लंबाई 100 गुणे 10 बराबर 1000 योजन, चौड़ाई 100 गुणे। याद आया आप लोगों को? क्या पढ़ा था अपन ने? 1000 योजन की क्या है लंबाई, 500 योजन की चौड़ाई, और साथ में 10 योजन अवगाह, 10 योजन की गहराई आई थी। तो अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि पर्वत की जो ऊंचाई है ना, पर्वत की ऊंचाई 100 योजन की है, उसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 10 का, तो वो 1000 आ जाएगा। और फिर जो जितनी पर्वत की ऊंचाई है ना 100 योजन की, उसको अपन जब उसका 10वां भाग 10 से उसको जब डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी गहराई निकलेगी। हिमवन पर्वत के बाद जब हिमवान पर्वत में दूसरे पर्वत की तरफ बन जाएंगे ना, महाहिमवन की तरफ, तो महाहिमवन की ऊंचाई 200 योजन है ना। दो, और अपन ने वहां क्या पढ़ा था कि वो लंबाई चौड़ाई दुगनी होती जाती है, गहराई भी दुगनी होती जाती है। तो लंबाई 2000 योजन की हो जाएगी, चौड़ाई 1000 योजन की हो जाएगी, और गहराई 20 योजन की हो जाएगी। और इसके आधार पर भी अपन बात करें तो वो 200 का था, 200 में 10 का गुणा करेंगे तो भी 2000 आएगा, है ना। और 2000 में जब हम 10 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। वो बात अपन ने जिस तरीके से अपन ने पढ़ा था दूसरे तरीके से, और इन्होंने उसको थोड़ा सा तरीका ही चेंज किया है, बात वही है। 5 बराबर 500 योजन और गहराई 100 भाग 10 बराबर 10 योजन प्रमाण है। इसी प्रकार सभी सरोवरों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का प्रमाण जानना चाहिए। विदेह तक, विदेह के बाद फिर चेंज हो जाएगा, है ना। पूरा हो गया। सरोवरों में स्थित कमलों की ऊंचाई एवं चौड़ाई सरोवरों की गहराई के 10वें भाग प्रमाण है। हाँ, सरोवरों की गहराई, पहले सरोवर की गहराई 10 योजन थी, दूसरे की 20 थी, तीसरे की 40 थी, है ना। तो उसका कौन से माह भाग, 10वां भाग। तो पहले सरोवर का गहराई जब 10 योजन की थी तो उसमें कमल जो था वो 1 योजन का था। दूसरे सरोवर की गहराई 20 योजन की थी तो कमल वहां 2 योजन का हो गया था, है ना। इस तरीके से यहाँ उसी को डिवाइड वाली भाषा में बता रहे हैं। यथा पद्मद्रह की गहराई 10 योजन प्रमाण है, 10 भाग 10 बराबर 1, अतः पद्मद्रह में रहने वाले कमल की ऊंचाई एवं चौड़ाई दोनों 1-1 योजन प्रमाण है। इसी तरह सभी द्रहों के कमलों की ऊंचाई एवं चौड़ाई जाननी चाहिए। स्टॉप करो। हाँ जी, आया सभी के समझ में? अब बेटा वो अनम्यूट वाला सिस्टम कर दो सबका अपने आप से, इधर स्लीप कर दे फोन पे। हाँ। भैया जी, रजनी जी को नींद आ गई?
भैया जी, हाँ जी बोलिए, अब बोलिए। मेरे मेरे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था वीडियो पर, जो आप समझाए वही माथे में क्लिक कर रहा था, वही ज्यादा समझ में आ रहा था। इससे हाँ ज्यादा हाँ आप जो तो समझा रहे थे वो ज्यादा बेटर लग भैया रहा जी हमारे लिए तो ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि हाँ था कुछ कुछ मेरे। चीजें नहीं समझ में आती हाँ थी, जैसे वो क्या शेप होता था, वगैरह है। पर्वत का जो शेप था और हाँ हाँ, पर्वत किस तरीके से बने हुए हैं ना, अपन बता दीवार तो जैसे। अपन चित्र में सामने की तरफ से तो बता रहे थे, लेकिन ये जो बीच में जो बने हुए हैं ना ऐसे दीवार नुमा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो हाँ, पूरा चित्र से अपन लोगों को ज्यादा इसमें क्लियर ओनली हुआ। तो क्लियर हुआ ही भैया था। जी इसके हाँ जी, आगे का भी वीडियो है। इसके आगे का भी और ढूंढेंगे, अभी मेरे पास 2-3 वीडियो बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय आते आते दिखाऊंगा, है ना। अभी 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 तक के विषय में से यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना अपन को, भरत से माने ये जम्बू नहीं भैया जी, वो जो क्षेत्र कमल बताया था ना, विषयों पर। हाँ कमल पत्र, माँ बोलो। कमल बताया था ना, उसमें जैसे देवियों के वास होते हैं ना, तो हम्म, उनके भवन होते हैं ना वहां हाँ पे। हाँ वो वाला हाँ भी, हाँ हाँ वो भी हाँ, वो तो ढूंढेंगे। आएगा, वैसा नेक्स्ट आएगा ना। हाँ, हाँ, देवियों नेक्स्ट आ इसीलिए देवियों मैंने के पूछा कि भवन, आगे के और फिर वीडियोस है उसमें क्या। और जो कमल की लंबाई चौड़ाई है कितनी है पता है? एक 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 योजन, योजन। एक एक योजन का हाँ, मतलब एक एक हो जाए। 6,000 किलोमीटर 6,000 भाई, छह किलोमीटर हजार किलोमीटर 6,000 किलोमीटर का लंबा, 6,000 किलोमीटर का चौड़ा, और 1 योजन का गहराई वाला, गहरा। 6,000 किलोमीटर की गहराई। इस तरीके से इतना बड़ा वो कमल का विस्तार है। और इस कमल के परिवार कमल अपन लोगों ने पढ़े थे ना, वो आधे आधे हैं, इससे आधे आधे माने आधे आधे। का विस्तार है उससे आधा, 1,40,100। 3,000 बाय 3,000 किलोमीटर के भैया। हाँ हाँ, तो 1,40,115 कमल है। चलिए, इतना विषय आप लोगों को क्लियर हुआ। जी भैया। हाँ, किसी को और कुछ बात करनी हो तो बात कर सकते हैं। भैया जी ये सरोवर में से जो ये साइड में से निकल रहा था, वो नदियों टाइप की है ना। वो नदियां हैं, सरोवर गंगा। से जो नदियां निकल रही, सरोवर से जो पूरब की तरफ जा रही थी, पश्चिम की तरफ जा रही थी, और नदियां भैया थी। जी उसमें जो वाइट वाइट था, जो पर्वतों के, दो पर्वतों के बीच में, वो आपने वज्र, जगती। क्या था वो? वो नहीं, तो पर्वतों के गजदंत। बीच में वो हाँ कूट, गजदंत। वो तो विंध्य क्षेत्र के पास थे गजदंत, तो है ना, ये कूट थे, बाकी हाँ पर्वतों वो के ऊपर ऐसे जो थे ना वो हाथी कूट के। थे, वो कूट बने हुए थे पर्वतों के व्हाइट ऊपर। कलर का पिलर टाइप है ना भैया जी, हम्म, वो क्या है सर? है। व्हाइट कलर का जो मैं बोल रही हूँ ना, वो पिलर टाइप, बीच वो बीच में। क्या है ऐसा। वो भी देखने में मेरे नहीं, मैं दोबारा देखूंगा फिर बताऊंगा, है ना क्या है, और अभी मेरे क्लियर नहीं हुआ। जिनको मैं गजदंत बोल रही थी ना नहीं भैया नहीं, जी, वो तो सुमेरु पर्वत के पास है ना। गजदंत तो मेरू पर्वत के जो पास में है। देवकुरु और उत्तर कुरु की व्यवस्था है ना, वो वहां पर है। एक दो माने, एक इस तरफ, फिर एक इस तरफ, फिर एक उस तरफ, एक उस तरफ, इस तरीके से वो चार, वो अर्धचंद्राकार जैसी स्थिति बनी ना, हाँ हाँ भाई। अर्धचंद्राकार, वो चारों गजदंतों के कारण ही पड़ी है। और गजदंत वो पर्वतों के नाम है, गजदंत पर्वत। हाँ, वो हाथी के दांत नहीं है, वो ऐसा कहने में आता है कि मानो सुमेरु उनका पर्वत गज शेप हो, है। सुमेरु पर्वत गज हो, मैं ऐसी कल्पना की है कि मानो सुमेरु पर्वत गज है और ये उसके दोनों तरफ दांत। दांत है, दांत। तो इसलिए उनका नाम हो गया गजदंत, शेप के वजह से सेब गजदंत सेब का के नाम। कारण से। हाँ, हाँ। हाथी के वहाँ भी तो दांत किसी। कृत्रिम चिकित्सालय है हाँ गजदंत में। हाँ, गजदंतों पर भी कृत्रिम चिकित्सालय है, विजयार्थ पर वो भी है। कृत्रिम चिकित्सालय की पूजा करते हैं तो उसमें आता उसमें है उसमें ना आते गजदंत की हैं, तीस। उसमें हाँ हाँ, हाँ उस पे आते हैं। बहुत सुंदर था भैया जी, देखने में वीडियो बहुत पूरा खुशी अच्छा था। लगी। भैया बनाया जी बहुत कलर्स। सुंदर है। हाँ पानी हाँ वानी का जो क्लियर बीच हो में गए थे। समुद्र का दिखा रहा है वो भी बहुत सुंदर दिखाया है। हाँ, जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने बहुत त्रिलोक सुंदर। पंडित वगैरह ग्रंथ का अध्ययन करके, और माने सीधी बात यह है कि जिसमें जिस क्षेत्र की जितनी बुद्धि है, उन्हें उस क्षेत्र में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। वो उन्होंने माने पहले तो विषय समझा, विषय समझने के बाद डिजिटल क्षेत्र में वो इतना जानते होंगे, तो उसका उन्होंने इतना बढ़िया सदुपयोग किया। जो हम अपन पढ़ तो लेते हैं कई चीजें, पर जब कोई चीज श्रव्य के साथ दृश्य हो जाती है ना, तो और अच्छा हो जाता और श्रव्य के क्लियर हो साथ जब जाता है। दृश्य हो है और जाती है क्लियर तो हो चीज जाता बिल्कुल क्लियर हो जाती है, है। और उसमें भूलने की संभावनाएं कम कम से रहती कम है। हो जाती हैं। और फिर इसके बाद आप खुद भी इसको, मैं इसके बाद आज ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप लोग जब चाहें तब भी इसको देख सकेंगे, ओ, हाँ भैया जी। है ना। तब और क्लियर हो जाए। हाँ, चलिए,
अब यहाँ तक अपन लोगों ने भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और चारों क्षेत्रों की व्यवस्था किस तरीके की है वो अपन ने 28वें सूत्र तक जान लिया। 32वां सूत्र अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना। अब 29 आदि जो सूत्र हैं वो अपन कल पढ़ना आरंभ करेंगे, उसमें जो भी विषय आएगा वो कल देखेंगे। और अवसरपणी और उत्सरपणी काल में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पूरे बता पाना क्लास में संभव नहीं है। उन्हें तो बहुत सारे पॉइंट्स, आप कितना आहार होता है, कितने दिनवार आहार होता है, कैसे विकास होता है ना, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अन्य ग्रंथों से जानने में आएगा। क्योंकि अपन ये फिर वो भी बताने लग जाए तो मूल तत्व सूत्र रह जाएगा, अपन उस तरफ मुड़ जाएंगे, है ना। इसलिए जितना आवश्यक था उतना मैंने आप लोगों को बताया। शेष चर्चा जो है वो कल अपन आगे के सूत्रों के आधार पर। भैया जी, आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व थी या वर्ष थी? पूर्व 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 पूर्व, पूर्व थी। इसका मतलब 70,56,000 करोड़ वर्ष। हाँ, नहीं 70,56,000 करोड़ वर्ष का तो एक पूर्व। अच्छा। ऐसे 84 लाख पूर्व की थी, ऐसे 84 लाख पूर्व। ठीक है, ऐसा ऐसा। हाँ, बहुत ज्यादा। 84,000 काल भी तो चौथा था भैया जी। 84,000 या 84 लाख? 84 लाख पूर्व। मतलब दिमाग भी काम नहीं करे। हाँ, लेकिन दिमाग काम नहीं करे। नहीं तो भी भाई सब संख्यात है ना, तो भी संख्यात है ना। अपन तो बात क्या कर रहे हैं, जम्बू द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अपन ने पल्य दाना ना, पल्य, तो पल्य से तो कम हुई कि नहीं? सोचो ना, पल्य की एक पल्य कितना होता है? तो एक पल्य का तो अपन ने देखा ना, वो गड्ढा खोदेगा, खाली होगा, व्यवहार पल लाएंगे, व्यवहार पल से संख्यात गुने उद्धार पल लाएंगे, उद्धार पल से संख्यात गुना एक अद्धा पल्य होगा। तो पल्य से तो कमी हो गई ना, ये 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व। तो ये संख्यात ही है ना। अपन को लग रही है सुनने में बहुत, लेकिन इतनी ही आयु, क्योंकि समय बहुत लंबा होता है तो इतनी ही आयु अब घटते 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 महावीर तक 72 वर्ष बची, है ना। अब यहाँ जो श्रेणिक राजा होंगे उनकी कम होगी, श्रेणिक के बाद 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, और पहले तीर्थंकर के काल तक समय उतना ही आ जाएगा, उतनी आयु हो जाएगी उनकी भी, शरीर की ऊंचाई भी उनकी उतनी ही हो जाएगी, है ना। ये सब बस इनसे देखो, इन सब चीजों से क्या सीखने का है। जब भी अपन करणान योग की ये बातें सुने, एक ही बात कह के फिर अपन विराम लेते हैं कि शरीर की ऊंचाई बढ़ना घटना, है ना। इसके साथ साथ क्षयोपशम ज्ञान का बढ़ना, क्षयोपशम ज्ञान का घटना, आयु का ज्यादा होना, आयु का कम होना, अनंत सुख के सामने सब कुछ बराबर। माने अनंत सुख महावीर का भी वैसा ही है जैसा आदिनाथ का। समझ में आ गया? आदिनाथ की काय की ऊंचाई 500 धनुष रही होगी, 84 लाख पूर्व की आयु रही होगी, महावीर की 72 वर्ष की आयु रही होगी, 7 हाथ की ऊंचाई रही होगी। लेकिन जिस समय आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और यहाँ महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उस समय अनंत सुख जो आदिनाथ को प्रकट हुआ था, महावीर को प्रकट हुआ था, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई कमी नहीं थी उनके सुख में, कोई इससे कमी सिद्ध नहीं। क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि बाह्य वैभव का आंतरिक सुख से कोई लेना देना नहीं है। बाह्य वैभव पुण्य का वैभव है और आंतरिक सुख अपने पुरुषार्थ का फल है ना। तो हम आंतरिक सुख की तरफ भागे, बाह्य वैभव तो अपने पुण्य प्रमाण मिला है और मिलता रहेगा। पाप का उदय आने पर सब क्षण में इधर से उधर हो जाता है, पता नहीं चलता। इसलिए वैभव की तरफ से हम उदासीन होवे, अपने अनंत वैभव की तरफ सक्रिय होवे। चल उल्टा रहा है, हम बाह्य वैभव की तरफ सक्रिय हैं, जो वैभव क्षणध्वंसी है उसकी तरफ सक्रिय हैं, अपने वैभव की तरफ उदासीन है। पर क्या करें? जिनवाणी को पढ़ने के बाद क्या सीखें? कि जिनवाणी को पढ़ने के बाद ये सीखें कि अपने वैभव की तरफ सक्रिय हो और बाह्य वैभव से उदासीन हो। क्यों? क्योंकि बाह्य वैभव तो क्षणिक है। अनंत बार मिले, क्षणिक है। अरे अनंत बार के साथ क्षणिक है।
इसी भाव में पूरे जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या ठिकाना, क्या ठिकाना है ना। इसलिए भैया अपन को अपने वैभव को जानने का अवसर मिला। अपने रविंद्र जी साहब का एक बहुत अच्छा भजन है, वास्तव में उसकी पंक्तियां गुनगुनाने लायक और याद करने लायक है। क्या बोलते पंक्ति है वो, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर आप हुए भव पार। मुझे बस उसी बल की दरकार है और कुछ नहीं चाहिए। जिस बल को पाकर आप भव पार हो गए, ये स्वामी मुझे केवल उसी बल की दरकार है, और कोई चीज हमें आपसे नहीं। ये कहो अथवा तो ये वाली बात कहो, या फिर अपन कौन सी बात कहो, अपने तत्वार सूत्र के मंगलाचरण का चौथा पद कहो, क्या, वंदे तद गुण लब्धे। बस कुछ नहीं चाहिए हमें, तो आपके वही गुण चाहिए जो गुण आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया वही है, वंदे तद्गुण लब्धे। हाँ चलिए, समय ज्यादा हो गया, विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, कोई बोल रहा था कुछ, सुशीला जी बोल रही हैं, बोलिए। जम्बूद्वीप की रचना में बनी हुई है। हाँ हाँ जम्बूद्वीप की रचना, हाँ बहुत देखेंगे तो हमको शायद बहुत मजा आएगा। वो प्रतीक के रूप में बनाया हुआ है। जम्बूद्वीप की रचना वहाँ जो बनी, हाँ बनी है भैया जी। हाँ, जम्बूद्वीप की वो जो रचना हस्तिनापुर में बनी है, वो शास्त्र के आधार से ही उसी तरीके से बनाई गई है। वो प्रतीक के रूप में है ना। अपन जब अब जाके उसको देखने, अब आप जाओगे तो आपको आनंद आएगा। हाँ, अब जब आप जाओगे तो आपको आनंद। वो जो जिसमें वो हस्तिनापुर में जिसमें नाव चलती है ना, वो अपन लवण समुद्र में घूमते हैं। लवण समुद्र में घूमते हैं। हस्तिनापुर के दर्शन करने से और अच्छा समझ में आ जाएगा अभी सब। हाँ भैया जी। हाँ बोले भैया जी, मुझे परसों का रिकॉर्डिंग चाहिए था। हाँ, मैं क्या है, परसों का अपना यूट्यूब पे नहीं चला था ना, तो मैंने रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड वाले को डालने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं आप लोगों ने पूछा है तब भी मैं नहीं डाल पाया। आज कोशिश करूंगा, है ना। वो जो एक साथ बताए थे ना भैया जी एक दिन, हाँ वो वाला वीडियो दिखाऊंगा मैं। हाँ वो वाला जरूर भेज दीजिएगा। दिखाऊंगा पूरा एक साथ, वो एक अध्याय पूरा समझ में आ जाएगा इसे। आज या कल मैं वो वाला वीडियो दिखाऊंगा कि वो अकृत्रिम प्रतिमा का अभिषेक जो होता है, वो वीडियो जरूर दिखाऊंगा। वो तो पक्का देखना। ठीक है साहब। जय जिनेंद्र को। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जय। जय जिनेंद्र।